भी बीपीएससी का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके सामने एक एक चीज रिटर्न करके बताऊंगा। जिस पर रिटर्न नहीं किया होगा उस पर खुद से लिख दूंगा, बता दूंगा आपको कि क्वेश्चन कहां से है हमारा। हर बच्चे को टाइम दूंगा, ठीक है, हर बच्चे के सामने एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपको समझ आए चीजों को लेकर के। क्लास हमारी वैसे थी सिर्फ बीपीएससी के पीवाईक्यू को लेकर के, लेकिन मैंने सबके पीवाईक्यू यहां पर इन्वॉल्व कर दिए। चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल क्यों नहीं है? वाई इज देयर नो एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ मून? क्या पृथ्वी के निकट है? गैस अणुओं में पलायन वेग उसके मूल माध्य वर्ग वेग से कम है? यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसे सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है? चले देखिए बच्चा, एक शब्द आता है, ध्यान से सुनिएगा, एक शब्द है पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी। इसका मतलब यह होता है कि ऐसी एनर्जी, वो एनर्जी जो आप इस अर्थ से, वो एनर्जी मत लगाओ, वेलोसिटी बोल दे सकते हैं। इस अर्थ सरफेस से अगर आप इतनी वेलोसिटी से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से अगर आप ऊपर जा रहे हो बच्चा, इस वेलोसिटी से, तो आप अर्थ पर वापस नहीं आएंगे। यह वेलोसिटी डिपेंड करती है उस ग्रह के, जो ग्रह है बच्चा, के आकार पर, के द्रव्यमान पर, इस पर यह डिपेंड करती है। ठीक है, इस पर यह डिपेंड करती है, ध्यान से सुन लीजिएगा। दूसरा यह डिपेंड करती है ग्रह की त्रिज्या पर। यह जो मैंने लिखा है, यह पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी लिखी है मैंने। पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी लिखी है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, अब सोचिए जरा कि आपके चारों तरफ जो वायुमंडल है, अगर वो वायुमंडल चलता रहा, उसकी गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, अगर उनकी स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाए तो क्या होगा? ये गैस के कण जो है वो अर्थ से बाहर निकल जाएंगे। और अगर गैस के कण अर्थ से बाहर निकल गए तो क्या आएगा बच्चा? हमारे सामने आएगा, अगर गैस के कण अर्थ से बाहर निकल गए तो बच्चा हमारे सामने एक चीज देखने को मिलेगी कि हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल ही नहीं होगा। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल ही नहीं होगा बच्चा। तो मून पर क्या है? मून का जो वेग है, मून का जो वेग है बच्चा, वो लगभग उससे ज्यादा पलायन वेग हो गया। और जब उससे ज्यादा पलायन वेग हुआ तो मतलब उसके गैस के कणों का जो वेग था उसके पलायन वेग से ज्यादा हो गया, क्योंकि मून का जो पलायन वेग है वो कितना है? 2.4 है। जो मून का पलायन वेग है बच्चा वो है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, ये है। तो क्या हुआ? इस जो गैस के अणु थे उनकी स्पीड 2.4 से ज्यादा हो गई, इसलिए वो वहां से निकल गए। और जब निकले तो क्या हुआ बच्चा? वहां पर वायुमंडल रहा ही नहीं। ये 70वीं बीपीएससी के अंदर आया एक छोटा सा क्वेश्चन था बच्चा। अब मैं आप लोगों को ना 71वीं बीपीएससी में 2 क्वेश्चन आए थे, यहां बात करता हूं, बल से संबंधित थे कि अगर हम 200 न्यूटन बल किसी लकड़ी के बॉक्स पर, मैं हिंदी में बता देता हूं, धकेलते हैं किसी फ्लोर पर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स इसका कितना होगा? राहुल भाई, सबको पढ़ने दो यार, है ना?
एक्सप्लेन नहीं करूंगा तब आप ही सबसे ज्यादा चिल्लाओगे कि सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मेरे को मेरी तरीके से पढ़ाने दीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं, कोई ना कोई आप ही में से है उसका स्क्रीनशॉट रख लेता है, अरे सर ने ये एक्सप्लेन नहीं किया। यार दो तरह की बातें नहीं करते। 2.37 तो मैं पढ़ा हूं, आज 2.4 हो गया। आप 2.37 पढ़े हैं? 2.37 को हम 2.4 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं ना। चलो तो आ जाओ, तो बताइए बच्चा, इसका आंसर दीजिए। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। कितना होगा? 200 न्यूटन। ठीक है, कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? आइए बच्चा एक और क्वेश्चन करते हैं। यह कहा गया कि एक बैलों का जोड़ा है, एक बैलों का जोड़ा है बच्चा, और वो 140 न्यूटन से उस हल को खींच रहा है, मतलब खेत के अंदर हल को खींचा जा रहा है। अब जब बच्चा और खेत वो लगभग 15 मीटर तक लंबा है, ठीक है, जो उसने जोता है, तो कितना वर्क डन हुआ? अब यहां पर बच्चा क्वेश्चन W इज इक्वल टू F.S, सही है। F मतलब फोर्स, फोर्स मतलब बल, और S मतलब विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। S मतलब विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एकदम सिंपल। अब यहां पर ये वर्क डन है, मतलब आपसे कार्य ये है। अब देखिए मैंने क्या कहा बच्चा, मैंने हिंदी में आपको एक्सप्लेन किया कि एक बैलों का जोड़ा है जो 140 न्यूटन फोर्स से एक खेत को जोत रहा है, और खेत की लंबाई जो है वो जितना जोता है उसकी 15 मीटर उसकी लंबाई है। तो सिंपल इसने हम लोगों ने क्या किया बच्चा, 140 इंटू 15। क्या हम इसको सिंपल कर सकते हैं? क्या 2100 जूल हमारा आंसर आ जाएगा? जिन बच्चों का आंसर 2100 जूल आया है वो बच्चे क्लियर किए होंगे। ठीक है, चलो बच्चा, तो 71वीं बीपीएससी में जो क्वेश्चन आए वो मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया बच्चा। अब चलते हैं, इसके बाद 69वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया था इससे संबंधित कि पृथ्वी की सतह के निकट स्वतंत्र रूप से गिरते हुए दो विभिन्न द्रव्यमानों की वस्तु होंगी, टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून वुड। बताइए, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, आप सब इसका आंसर देंगे बच्चा। लीजिए, अब आपके सामने क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये कहा है बच्चा कि टू ऑब्जेक्ट है और डिफरेंट मास के फ्रीली फॉलिंग है किसी सरफेस ऑफ द मून वुड। मून नहीं, अर्थ की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या होगा बच्चा, एक सिचुएशन ऐसी आएगी, एक सिचुएशन, एक सेकेंड, चंद्रमा की बात करेंगे, की बात नहीं थी, गलती से। तो बच्चा क्या होगा, वो किसी भी क्षण पर समान वेग प्राप्त करेगी, यानी एक टाइम ऐसा होगा, हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी जो है समय पर वो समान वेग प्राप्त करेगी। 69वीं बीपीएससी का हमारे पास क्वेश्चन है। 68 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल से संबंधित है? Which of the following energy change involve frictional force? Kinetic energy to heat energy, potential energy to sound energy, chemical energy to heat energy, or more than one of the above या none of the above? बताएंगे बच्चा, इनमें से आप किसको कहते हैं? देखिए बात सिंपल की गई कि भाई अगर फ्रिक्शन की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? अगर फ्रिक्शन की बात की जा रही है तो फ्रिक्शन की बात में एकदम से चीजें क्लियर है। क्या क्लियर है? कि भाई आपके सामने एनर्जी चेंज की गई है फ्रिक्शनल फोर्स से। जब आप दो हाथों को भी रगड़ते हैं तो भी हाथ गर्म हो जाते हैं, यानी मेरा कहना यह हुआ कि काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी बच्चा? हीट एनर्जी के अंदर गतिज ऊर्जा से क्या बनेगा? आपका ऊष्मा ऊर्जा यहां पर बनता है। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। 68 में ही एक और क्वेश्चन आया कि अ बस मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, एक सीधी उसमें जा रही थी, टेक अ शार्प टर्न, किस साइड? राइट साइड,
suddenly the passenger sitting in the bus will। अब बताएंगे बच्चा, एक बस एक सीधी पथ पर जा रही है, अचानक से दाईं ओर तीर मुड़ जाती है, तो बस में बैठे यात्री क्या होंगे? बताएंगे बच्चा। अगर वो तीर मुड़ जाती है तो क्या होंगे, ये बताएंगे। अगर वो, देखिए सिंपल बात है बच्चा, इस बात पर तो कोई कैलकुलेशन लगाने वाला बच्चा अगर होगा तो कहीं ना कहीं उसको ये बात सोचनी पड़ेगी कि भाई अगर वो कहां राइट हो गई तो पैसेंजर क्या होंगे? लेफ्ट साइड लीन कर जाएंगे, मतलब झुक जाएंगे, बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो हमारा मतलब हमेशा अपोजिट जाएगा, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन आ गया? हमारा ऑप्शन आ गया बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। चलिए जी, 68वीं बीपीएससी में एक और आया। फुटबॉल के एक खेल में गोलकीपर गेंद को पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींच देता है। यह गोलकीपर को सक्षम बनाता है, किसमें सक्षम बनाता है? कि गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द शूट एट द गोल। दिस enables द गोलकीपर टू। संवेग परिवर्तन की दर को कम करता है, गेंद को पकड़ बड़ा बल लगाना पड़ता है, गेंद द्वारा हाथों पर लगाया गया बल बढ़ जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बताएंगे बच्चा ऐसा क्या होता है जब एक फुटबॉल कीपर है, गोलकीपर, और वो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। क्या होता है बच्चा? वो इसलिए खींचता है क्योंकि उसके जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट है वो डिक्रीज हो जाता है, संवेग में परिवर्तन की दर आ जाती है बच्चा। जो फोर्स है, आप लोगों ने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा होगा कि जो इस तरह से अगर एक ही दिशा में जा रही है तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो मोमेंट के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है। यानी अगर टाइम जितना ज्यादा लेगा उतना ही फोर्स याद होगा, और टाइम कम होगा तो फोर्स हमारा ज्यादा होगा बच्चा। ठीक है, तो संवेग परिवर्तन की दर को यह कम कर रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है उसको कम कर रहा है, जिसकी वजह से फोर्स जो है वो उसके हाथों को तकलीफ नहीं देगा। इसके बाद चलिए 68वीं बीपीएससी में ही एक और क्वेश्चन आया था। क्या था बच्चा? सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस, कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, फ्लाई द ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। एकदम सिंपल है। चलिए, केंद्रीयाभिमुख बल के लिए उत्तरदायी है वस्तु की स्वतंत्र गति अंतरिक्ष में, पथ में वस्तु की वृत्तीय मार्ग में बनाए रखना, वस्तु को एक सीधी रेखा में उड़ाना। बताइए क्या होगा बच्चा? सेंट्रीपिटल से आप लोगों से पूछा गया है। ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल क्या था बच्चा? कि एक ये बच्चा है और ये बच्चा अपने हाथ में एक धागे से एक पत्थर को बांध करके घुमा रहा है, एक सर्कुलर पाथ बन गया, और सर्कुलर पाथ बन गया तो ऑप्शन हमारा यहां कौन हो गया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सर्कुलर पाथ। सही है सर। चलिए, 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया। इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीज देन द वेट ऑफ बॉडी एट द इक्वेटर विल। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाता है तो विषुवत रेखा पर शरीर का भार क्या हो जाएगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर जैसे अभी स्पिनिंग स्पीड कितना है? 1670 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी पर आवर। यह है बच्चा। अगर इसको 17 टाइम कर दिया जाता है, ठीक है बच्चा, अगर इसको 17 टाइम कर दिया जाता है मल्टीप्लाई, तो क्या होगा बच्चा? बताएं। अर्थ इक्वेटर पर जो मास है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो मासलेस हो जाएगा। यानी यहां पर अगर इक्वेटर पर स्पीड इक्वेटर पर बढ़ाई गई, अर्थ की जो स्पिनिंग स्पीड है, तो वो डिक्रीज करेगी मास को, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसके, यानी वेट को वो क्या करेगी?
डिक्रीज करेगी। इसके बाद बच्चा 67वीं बीपीएससी में एक क्वेश्चन और आया कि भाई एक पंख है, एक रबर की गेंद है और एक लकड़ी की गेंद है, उसको निर्वात में एक ही ऊंचाई से 7 स्वतंत्र रूप से गिर रहे हैं, नीचे की तरफ गिर रहे हैं, तो क्या होगा? पंख सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगा, रबर की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगी, लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगी, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। यहां पर विचार, यानी एक पंख है, फेदर है, रबर बॉल है, वुडन बॉल है, आर फॉलिंग फ्रीली साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट इन वैक्यूम, देन क्या होगा बच्चा? बात किसके बारे में की जा रही है? वैक्यूम के बारे में। जब बात वैक्यूम के बारे में हो तो इसका मतलब क्या आता है? जब बात वैक्यूम के बारे में हो तो इसका मतलब एक सिंपल फंडा ही आता है बच्चा कि नो एटमो, कि जहां एटमो नहीं है, एटमोस्फियर जहां पर नहीं है बच्चा। और अगर एटमोस्फियर नहीं है तो आप सोचिए जरा कि क्या इन तीनों चीजों पर नीचे से कोई फोर्स लगने वाला होगा? फ्रिक्शन फोर्स होगा? नहीं होगा। तो तीनों की तीनों चीजें एक साथ आएंगी। ऑल थ्री विल रीच एट द ग्राउंड टुगेदर, तीनों की तीनों एक साथ आएंगी बच्चा। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये मैंने कहा था कि मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। ये यूपी ने क्वेश्चन पूछा था बच्चा, दो गेंद है ए और बी, 10 किलोग्राम, एक 10 किलोग्राम की है, एक 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से के साथ गिराया जाता है, तो कौन सा कथन सही है? ये यूपी में इसी तरह का क्वेश्चन देखिए। अब आप सोचिए जरा, यूपी में ये पूछा और 2015 में इसी क्वेश्चन को फ्रेम करके बीपीएससी ने पूछ लिया। अब आई थिंक आप लोग को पता चला होगा कि पीवाईक्यू करना क्यों जरूरी है हमारे लिए। अब आई थिंक आप लोग को एकदम से क्लियर होगा बच्चा, क्योंकि और हर स्टेट के करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर ये चीजें पूछता है। यहां जो चीजें पूछी गई है बच्चा, इसके अंदर ये वैक्यूम के अंदर है, वैक्यूम वैक्यूम के अंदर है बच्चा, तब आंसर दीजिएगा वैक्यूम। ठीक है, यहां दो गेंदे निर्वात में, दो गेंदे किसमें? निर्वात में। अब आंसर दीजिएगा बच्चे। तो दोनों की दोनों देखिए, आप लोगों ने ना बच्चा किसी ना किसी बैच में किसी ना किसी टीचर से कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लास में पीवाईक्यू तो किए ही होंगे। और जब पीवाईक्यू किए होंगे आप लोगों ने यहां पर, तो एक बात यहां यह समझ आई होगी बच्चा, क्वेश्चन मैं थोड़ी बदल दूंगा भाई। जब क्लास पीवाईक्यू की आती है तो ऐसा थोड़ी होता है कि पीवाईक्यू क्वेश्चन मैं बदल दूंगा कि चलो मैंने क्वेश्चन बदल दिया, पीवाईक्यू को चेंज कर दिया मैंने। ऐसा नहीं हो सकता, क्वेश्चन तो वही रहेंगे। लेकिन यहां पर बच्चा हम और आप मिलकर के ये कर सकते हैं कि यहां कुछ चीजों को एक्सप्लेनेशन के साथ कर सकते हैं ताकि आपको चीजें और बेहतर समझ आए और अच्छी लगे चीजें आपको, इसलिए हम लोग कर सकते हैं बच्चा। ठीक है, पीवाईक्यू बिल्कुल रिपीट होते हैं, नो डाउट। चलो ये फिर से 67 बीपीएससी पर आ गए बच्चा। वॉशिंग, ये मैंने इसलिए इसके साथ ही जोड़ दिया ताकि आप लोग को इसके साथ ही क्लियर हो जाए। ठीक है, इसका भी रीजन है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज, बताइए बच्चा, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? फिर से किसको करना है? आस्था बताओ बच्चा, किसको करना है? वेरी गुड पूजा, आप बुक से किए हैं तो क्या? जो वॉशिंग मशीन चलती है इसके अंदर क्या होता है बच्चा, जब कपड़े धुलते हैं तो ये जो कपड़े के अंदर पानी है उसको बाहर भेजती है। जब कपड़े में बाहर भेजेगी तो कौन सा, यानी एक ऐसा फोर्स जो उसको बाहर निकाल रहा है, तो कौन सा है बच्चा? यहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दो फोर्स हैं, अंदर की तरफ जो आता है वो सेंट्रीपीटल फोर्स होता है बच्चा, सेंट्रीपीटल फोर्स होता है, और जो बाहर की तरफ जाता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। राइट बच्चा, ठीक है, एकदम से क्लियर। यहां इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी से संबंधित क्वेश्चन था बच्चा, मतलब इससे रिलेटेड तो नहीं था लेकिन एनर्जी से रिलेटेड था। 2017 के अंदर यूपी आरओ ने पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट? हीट क्या है बच्चा? हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी।
हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, एक प्रकार की ऊर्जा है। कौन? हीट। हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो ये जो सेंटीग्रेड है ये तो तापमान की इकाई है, टेम्परेचर की, क्योंकि एनर्जी की यूनिट कैलोरी भी होती है, अर्ग भी होती है और जूल भी होती है। ठीक है, ठीक है बच्चा। चलिए, तो यानी हमारे पास यहां पर क्या आया बच्चा? हमारे पास यहां पर आया, हमारा जो आंसर है वो क्या है? हमारा आंसर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट। तो कौन हीट की यूनिट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ताप की इकाई नहीं है? कौन ऊर्जा की इकाई नहीं? सॉरी, ऊष्मा की इकाई नहीं, ऊष्मा की इकाई नहीं। चलिए बच्चा, ये मैं करवा ही चुका हूं आप लोग को 2 क्वेश्चन। चलो, ये भी क्वेश्चन आ गया तो आंसर दे ही दो अब इसका, दे दीजिए, कोई बात नहीं। किसी वस्तु का भार अधिकतम कहां होगा? दिल खोल करके बताइए, किसी वस्तु का भार अधिकतम कहां होगा? देखिए, जितना आप कोऑपरेट करेंगे ना, मैं वादा करता हूं मैं आपको 50 क्वेश्चन करवा दूंगा ऐसे 1 घंटे में। फाइनली टारगेट तो यार यही तो है। जितनी आंखों के सामने से क्वेश्चंस को ले जाओगे ना, जितना आंखों के सामने से क्वेश्चंस को ले जाओगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लीजिए बच्चा, हो गया, साइड हो गया। बताएं, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मैक्सिमम कहां होगा? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मैक्सिमम ध्रुवों पर होगा। कितना मान लेते हैं हम? 10 कह देते हैं, पूरा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे हम लोग मेजर करते हैं ना। तो जितना ज्यादा ग्रेविटेशन वैल्यू जितनी ज्यादा होगी स्मॉल जी की वैल्यू, उतना ही वेट बढ़ जाएगा। क्योंकि 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 जो वेट है बच्चा, मास इनटू जो हमारा द्रव्यमान है इनटू जी, जी मतलब ग्रेविटी, इसके बराबर होता है। ठीक है, चलिए डन। चलो आगे चलते हैं। डेली 7 बजे आप लोग तैयार रहे, मैं आप लोग के सामने तैयार रहूंगा। डेली 50 क्वेश्चन करेंगे, ये वादा है मेरा। ठीक है, अब आइए, ये न्यूटन्स के लॉ के क्वेश्चन है। देखिए बच्चा, 66वीं बीपीएससी के बाद न्यूटन ने कभी यहां से, सॉरी न्यूटन बोल गया, मतलब बीपीएससी ने कभी न्यूटन लॉ से क्वेश्चन नहीं किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। 66वीं बीपीएससी के बाद कोई क्वेश्चन यहां से नहीं आया है। पढ़िए भैया, जब कोई बस अचानक चलती है तो यात्री पीछे की तरफ झुक जाते हैं। यह परिघटना किसका उदाहरण है? लीजिए, व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर आर पुश्ड बैक, द फिनोमिनन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बताएंगे किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है बताएंगे, शाबाश भैया। एक हमारे पास जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो यही तो कहता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बस में जा रहे हो और बस जैसे ऐसे रुकती हुई चलती है, तो हम भी ऐसे, है ना। जैसे आपने देखा होगा जब हमारे भाई हमारी भाभी को लेने के लिए गए, कौन? हमारे बड़े भाई सनी देओल साहब कहां गए? पाकिस्तान गए थे, देखा होगा ना, सकीना भाभी को लेने के लिए। वहां पर क्या हुआ था, एक सीन ऐसा आया था जिसमें उन्होंने मतलब ट्रेन को चला दिया था। अशरफ अली के जितने भी लोग थे वो गिर गए थे। यही कहानी थी न्यूटन का फर्स्ट लॉ, और वो इस न्यूटन के फर्स्ट लॉ को यहां से सीख करके गए थे। ठीक है चलो, एक बच्चा कह रहा है सर एडीओ जैसे नहीं पूछेगा ना। भाई एडीओ एग्जाम का कुछ और एग्जाम था, बीपीएससी तो ऐसे यार 40 एग्जाम लेता है। आप एडीओ को पकड़ करके क्यों बैठ जाते हो? एडीओ में एक था, अब देखना, अब एडीओ का लेवल बता देंगे एडीओ में जब अलग अलग एग्जाम होंगे, है ना। चल वापस आते हैं, और एडीओ के एग्जाम की तैयारी हम करवा रहे हैं ना, हम आपको इतना बेसिक से पढ़ा दिया हमने। एडीओ के एग्जाम में क्या था? एडीओ के एग्जाम में आपको स्टेटमेंट दी गई थी, उस स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी है मेरे पास, जो हम लोगों ने तैयार किए हैं, हमारी टीम ने तैयार किए हैं बच्चा, वो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस भी हैं, टेंशन ना लो। ठीक है, कभी आएंगे तो उस तरह के क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों से पूछ लूंगा, उस तरह के क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों से पूछ लूंगा, घबराइएगा नहीं। चलो बच्चा, द फॉरवर्ड मोशन इन स्विमिंग इज ड्यू टू, तैराकी के में आगे की गति किस कारण होती है?
इस चैप्टर से केवल 3 क्वेश्चन पूछे हैं बच्चा, ठीक है, केवल और केवल 3 क्वेश्चन पूछे हैं न्यूटन के तीसरे नियम के कारण। क्योंकि क्या कहता है न्यूटन का तीसरा नियम कि भैया यहां पर जो है वो आपके सामने, या एक काम करते हैं, डेली का एक काम करते हैं, मैं और आप चीजें एक सेट करते हैं, वादा रहा आपका कि भाई आप और हम कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे करेंगे डेली, जो टॉपिक बताऊंगा पहले, जैसे आज मैं कल का टॉपिक आपको पहले बता करके जाऊंगा कि जाओ भैया ये याद करके आना, इस टॉपिक से क्वेश्चन लूंगा मैं। 10 क्वेश्चन वो लेकर आया करूंगा जो एकदम से हार्ड है, ठीक है, जिनको देख करके आपको एडीओ से भी ऊपर लेवल याद आ जाएगा कि सर बस, ठीक है बच्चा, टॉपिक से रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, ये रहेगा। आइए चलो, तो न्यूटन थर्ड लॉ, यहां पर हम लोग बात करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। ये यूपी आरओ एआरओ उत्तराखंड का एक क्वेश्चन था। हर क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम कौन कहता है? अगर मान लीजिए हमें हमारा कोई छोटा भाई मार दे तो हम क्रांतिकारी बन जाते हैं, बड़ा भाई मार दे क्रांतिकारी बन जाते हैं लड़ाई करने, लेकिन पापा मार दे तो आंखें उठा भी नहीं सकते हैं। तो यहां पर न्यूटन का लॉ फेल हो जाता है, क्योंकि हम कोई समान और विपरीत प्रतिक्रिया इसके लिए करते ही नहीं है बच्चा, ठीक है। तो यहां पर कौन है? न्यूटन साहब हैं, जिन्होंने इस लॉ को, इस नियम को दिया था, इस नियम को दिया था बच्चा। उम्मीद करता हूं यह चीज आपको क्लियर हुई होगी, आपको समझ आई होगी। डन। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन चलो एक क्वेश्चन मैं भी रख देता हूं। व्हाट डज न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन डिफाइन? न्यूटन का पहला गति का नियम किसे परिभाषित करता है? देखो दोनों चीजों को करता है बच्चा, वो जड़ता को भी करता है और वो बल को भी करता है। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर, बल के नियम को तो दूसरा लॉ एक्सप्लेन करता है। देखो बल के तो सारे ही नियम बल के थे। जब तक आप कोई भी वस्तु रेस्ट में रहेगी तब तक वो रेस्ट में है, जब तक वो मोशन में रहेगी जब तक मोशन में है, उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लग जाए, यही तो डेफिनेशन पढ़ते थे। तो यहां पर हमारे पास बच्चा दोनों क्वेश्चन यहां पर ही आते हैं। अब इस ऐसे क्वेश्चन में एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है कि वो आंसर कौन सा करेक्ट देगा, क्योंकि हमें बचपन से इनर्शिया पढ़ाया गया कि हमें इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात पढ़ाई गई कि भाई दिशा में जड़ता हो, गति में जड़ता हो और विश्राम में जड़ता हो, उसी के बारे में बात की गई। लेकिन क्या हो, फोर्स तो लगाया गया ना एक्स्ट्रा, तो कहीं कहीं आप लोग फोर्स भी देखेंगे, कहीं कहीं जड़त्व भी देखेंगे। अब आप कहेंगे सर आप अगर होते तो कौन सा आंसर लगाते? भाई मैं 60% मेरा जो चांस है वो इनर्शिया को लेकर के चांस है, ठीक है, ये मेरा पार्ट यहां पर रहेगा बच्चा। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे हीट के क्वेश्चंस को लेकर के। 69वीं बीपीएससी में हीट को लेकर के ये क्वेश्चन आया था बच्चा। जैसे आजकल सुनते हो ना लू चल पड़ी, तो ये क्वेश्चन आया था। बताइए, पहले हिंदी मीडियम देख लीजिए फिर इंग्लिश मीडियम देखेंगे। 69वीं बीपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन आया था। अब जितने भी बच्चे कनेक्ट हैं वो जो बच्चे याद रखें, ध्यान रखें, क्लास अच्छी तब होती है तब आप रिस्पॉन्ड करते हैं। अब जैसे बिटिया हमारी शिवांगी, वो हमेशा मतलब तब से ना क्वेश्चंस का मैसेज कर रही है, ये नहीं कहूंगा क्वेश्चन का मैसेज नहीं कर रही है, क्वेश्चन का मैसेज कर रही है, लेकिन साथ साथ में वो बात कर रही है भूख लग गई सर, प्यास लग गई सर, क्या करूं सर? अरे कुछ मत कर बेटा, पढ़ ले पढ़ ले आराम से, आओ बच्चा, पढ़ लिया होगा। अब मैं अरे इंग्लिश नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। यदि किसी स्टेशन पर अधिकतम तापमान 30 हो जाता है और मैदानी क्षेत्रों के लिए तो उसे लू माना जाता है। यदि किसी स्टेशन पर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 40 हो जाए तो उसको लू माना जाता है। इनमें से कौन सा? देखो क्या, मैदानी क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए तो 30 होता है और मैदानी क्षेत्रों के लिए 40 होता है, उल्टा लिखा हुआ है। तो ना तो एक और ना ही दो, कोई भी इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। डन है, डन डन डन। चलिए बच्चा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में, ये 2023 में पूछा,
हालांकि ऊष्मा गतिकी जिसको आप थर्मोडायनेमिक्स कहते हो, यहां से आज तक बीपीएससी ने तो नहीं पूछा है, लेकिन यहां पर बचा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जैसे जैसे निम्न में उच्च पोषण स्तर की ओर जाता है, घटता जाता है, इसे निम्न में से किसके द्वारा समझाया जाता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, दूसरा न्यूटन का पहला और दूसरा। अच्छा, ये हिंदी में ही है मेरे पास, हीट के क्वेश्चन शायद हिंदी में ही है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए मैं वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा। इंग्लिश मीडियम का बच्चा वैसे बहुत शरीफ होता है, ठीक है, उसको अगर समझाओ तो तुरंत समझ जाता है कि हाँ ये इशू है। मेरे पास है नहीं बच्चा आज, आई थिंक इसका नहीं आया होगा, हाँ ये है नहीं, कोई बात नहीं, मैं आगे इस बात का ध्यान रखूंगा। आज के लिए मेरे को बोल दो कि जाओ सिमरन जाओ, माफ कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, बोल सकते हो। चलो बच्चा, तो बताइए कौन सा लॉ कहता है? देखिए न्यूटन का जो ये है थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ है, ये कहता है बच्चा, थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है ये कहता है कि हमारे पास जो ऊर्जा है वो लगातार निरंतर कम होती जाती है जब आप एक उसमें भेजते हो। जैसे मान लीजिए घास को खा रहा है ग्रास ओपर, यानी टिड्डा जिसको कहते हैं, पढ़ा होगा ना बचपन में, ग्रास ओपर, और इस ग्रास ओपर को खा रहा है फ्रॉग, फ्रॉग को खा रहा है स्नेक, और स्नेक को खा रहा है ईगल। जो इस लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी जाती है वो एनर्जी केवल 10% जाती है, ठीक है, मतलब एनर्जी लगातार जो है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। यहां पर तापमान बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में एक साथ विद्यमान रह सकती है उसे क्या कहा जाता है? बताएंगे। क्लास के लास्ट में टॉपिक बता दूंगा कल का कि कल मैं आप लोगों से क्या पूछने वाला हूं। हार्दिक गुप्ता पटना में कोई है? हाँ मैं हूं पटना में मैं हूं। हिंदी मीडियम वाले धुरंधर होते हैं, धुरंधर, आप धुरंधर हैं यार। चलिए, उसको ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। कितना होता है ट्रिपल पॉइंट? वाटर का 0.01 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रेशर कुकर में रखा हुआ खाना जल्दी पक जाता है, क्यों पक जाता है? जल्दी बताएंगे। प्रेशर कुकर में रखा हुआ खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि उच्च दबाव के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, ठीक है। ये लीजिए, इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन आ गया है, आ गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, इंग्लिश और हिंदी दोनों ले आए बच्चा में। बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन म्यूजिक कंसर्ट, a sitarist tries to adjust the tension or pluck the string suitably by doing so he or she adjusting। क्या रीजन होता है? पढ़ लीजिए एक बार। अब हिंदी मीडियम देख लीजिए बच्चा, अब हिंदी मीडियम देख लीजिए। क्या होता है बच्चा? सितार की जो आवृत्ति है, सितार के तार की, वो अन्यों के रूप में उनके अनुरूप बनाने के लिए जो बाकी इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनके साथ की जाती है। यूपी के अंदर क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज केस ऑफ इको निम्नलिखित में से कौन प्रतिध्वनि का कारण है? ठीक है शिवांगी, बेटा क्वेश्चन का आंसर देने पर फोकस कर। मैं देखता हूं कि क्वेश्चन के आंसर में दे रही है लेकिन साथ में और चीजें ऐड कर दे रही है। इंडिया में फ्रीक्वेंसी का रेंज है 52, वो अलग अलग है बच्चा, एरियाज पर डिपेंड करता है, कुछ और भी कम है, कुछ जगह और भी कम है। ठीक है, जैसे मंदिर वगैरह में और स्कूल का एरिया हो वहां और कम है, वो डिपेंड कर रहा है बच्चा। चलिए चले आगे। क्या देखता है बच्चा? इको किसके कारण होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण होता है। चलिए, इको का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? अप्रॉक्स 17 मीटर, है ना। श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, किस पर होती है? वेलोसिटी ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, वेवलेंथ ऑफ साउंड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। 68 बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया था बच्चा, बताएंगे। हाँ, 68 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया था। श्रिलनेस किस पर डिपेंड करती है? तीव्रता, इंटेंसिटी, वेवलेंथ ऑफ साउंड पर। ठीक है, एम्पलीट्यूड भी हम लोग कह सकते थे, क्योंकि एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ का रिलेशन होता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड भी हम लोग कह सकते थे, ऐसी बात नहीं है। आइए अब आगे। व्हाट डू वी कॉल द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन ऑफ साउंड वेव? ध्वनि तरंग के दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वेव लेंथ कहते हैं बच्चा। जैसे ये रहा, इनके और इसके बीच की डिस्टेंस, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस। चलिए आगे चलते हैं। When a sound wave goes from one medium to another medium, the quantity that remains unchanged is जब ध्वनि तरंग माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी राशि चेंज नहीं होती है? यह क्वेश्चन बच्चा 66 बीपीएससी में आपसे पूछा गया था। 66 बीपीएससी में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो क्या चेंज नहीं होती है? फ्रीक्वेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लाइट के केस में भी नहीं होता और यहां भी नहीं होता बच्चा। फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इन अ सितार विच टाइप ऑफ साउंड वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस्ड? सितार के अंदर बच्चा में किस प्रकार की ध्वनि कंपन उत्पन्न होती है? चलिए बताएंगे किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। अब सितार ऐसे वाइब्रेट करता है तो इसका मतलब ट्रांसवर्स तो होगी ही होगी, तो ये ऑप्शन हट गया और ये ऑप्शन हट गया। अब बात आ गई बच्चा, प्रोग्रेसिव होती है, मतलब बहुत स्पीड से स्लो होकर के जाती है, या स्टेशनरी होती है, स्थिर होती है? तो हमारे सामने क्या है? स्थिर होती है। तो ऑप्शन डी पर हम लोग यहां पर करेक्ट चले गए। ये यूपी आरओ एआरओ का क्वेश्चन था बच्चा। 65th बीपीएससी के अंदर हम लोग गए। साउंड वेव इन एयर इज, वायु में ध्वनि तरंग होती हैं ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पोलराइज, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव? बताएंगे। लॉन्गिट्यूड नहीं होगी बच्चा, ट्रांसवर्स होगी। लॉन्गिट्यूड नहीं होगी, ट्रांसवर्स होगी, याद रखिएगा। लॉन्गिट्यूड नहीं होगी। बताएंगे। साउंड वेव के बारे में आपसे पूछा गया है। साउंड वेव यहां साउंड वेव जो होगा वो कैसी होती है बच्चा? साउंड वेव हमेशा पैरेलली चलती है। अच्छा, आप इसका बता रहे थे क्या? अच्छा, अगर आप इसका बता रहे थे तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, लॉन्गिट्यूडनल होगी, अनुदैर्ध्य होगी। अगर आप इसका बता रहे थे तो बिल्कुल करेक्ट है बच्चा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन